Hello everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. So in the last week we had started with our CFA level 1 revision come questions practice sessions, and this will be applicable for 2024 as well as 25 examinees के लिए. तो जो नवंबर 24 में प्लान कर रहे हैं लेवल 1 का एग्जाम देने का, और दो प्रिपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स 2025 के लिए, उनके लिए जो रिवीजन कम वीडियो सीरीज जो क्लासेस चल रही है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की, ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है. रीज़न बिंग, एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, दी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दी स्टूडेंट कम्स कि सर रिवाइज कैसे करे टॉपिक को. एक बार तो सारा टॉपिक्स हो गया, रिवाइज कैसे करे. तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहा है आपको, ठीक है, आइडियली इट शुड बी फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप क्या करो, प्रैक्टिस करो. और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से यू विल गेट बेस्ट रिविजन. ठीक है. तो ये नहीं हो कि बार बार आप नोट्स पढ़ रहे हो या स्क्वाइजर पढ़ रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला नहीं है. बट यस, फ्रॉम दी न्यू क्वेश्चंस और फ्रॉम दी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अगर आप वो प्रैक्टिस करते जाओगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. सर कैंडिडेट रिसोर्स के अंदर में तो 1500 क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं है, उसको अच्छे से कर लो. जिनके पास प्रीमियम क्वेश्चंस का एक्सेस है, वहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. स्क्वाइजर का प्रैक्टिस बुक 1 और 2 मिला हुआ है, हार्ड कॉपी, जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नया अभी भी रखा हुआ होगा. जब आपने स्क्वाइजर मंगाया होगा, यू मस्ट हैव गॉट स्क्वाइजर प्रैक्टिस बुक 1 and 2, दो बुक आया होगा, चेक करना. वो कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी बच्चा बोलना रॉन्ग होगा, बट आई वुड से 99% वो बच्चा देखता भी नहीं है वो बुक. मेरे ख्याल से वो बुक आपको एक बार जरूर से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, बिकॉज देयर यू विल गेट अगेन न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. जी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है. परफेक्ट. तो अभी तक अपने जो अपना ये सीरीज चल रहा है उसके अंदर में वी हैव डन इक्विटी का आई थिंक 2 वीडियोस, 2 क्लासेस अपना हुआ है. एंड वी हैव डन पोर्टफोलियो का 3, एंड डेरिवेटिव का अपना अराउंड 3 या 4 क्लासेस हुआ. तो इन टोटल अराउंड 7 या 8 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हुआ है. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ फिक्स्ड इनकम. काफ़ी जन को इस रीडिंग से, इस टॉपिक से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने सोचा चलो फिक्स्ड इनकम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट क्लास में आपने डेरिवेटिव किए, तो डेरिवेटिव का कुछ पोर्शन इज देयर इन द फिक्स्ड इनकम, फॉर एग्जांपल स्पॉट फॉरवर्ड एंड ऑल. आई थॉट कि फिक्स्ड इनकम से आज अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाना. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सा राइट आंसर है, बट अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1. If an issuer if an issuer is required to retire a specified portion of the bond's principal each year, issuer, सर जिसने बॉन्ड इशू किया है उसने डिसाइड किया, they decided that a specific portion of the bonds का प्रिंसिपल अमाउंट को अपने रिटायर करते जाएंगे. सारा का सारा जो प्रिंसिपल है इट विल नॉट बी रिटायर्ड ऑन मेच्योरिटी, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मेच्योरिटी सम ऑफ द पोर्शन विल गेट रिटायर. थोड़ा थोड़ा अमाउंट को प्रिंसिपल को अपने रिटायर करते जाएंगे. द बॉन्ड मोस्ट लाइकली हैज अ सिंकिंग फंड प्रोविजन. यस, सिंकिंग फंड के अंदर में यही तो था. सर जो कंपनी है या जो इशूअर है जिसने बॉन्ड इशू किया है, कुछ पोर्शन जो है वो सेट असाइड करेगी, एंड मान लो हर साल वो पोर्शन ऑफ अमाउंट पे करके जो बॉन्ड का प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कम करते जाएगी. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंकिंग फंड प्रोविजन. ऑप्शन नंबर बी इज अ स्टेप अप नोट. स्टेप अप बॉन्ड, स्टेप अप नोट क्या था, अगर कोई को याद है तो. स्टेप अप बॉन्ड क्या था, केस कोई को याद है तो. सर जो कूपन अमाउंट है ना, वो चेंज होते जाएगा हर साल. मे बी इस साल 10%, नेक्स्ट ईयर 12%, उसके बाद 13%, विच इज प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड होता है. क्या यहाँ पे अपने को कहीं भी बॉन्ड का कूपन परसेंटेज के बारे में कुछ बोला है? नहीं. इट्स नॉट अ स्टेप अप नोट. नेक्स्ट इज कॉलेबल बॉन्ड. कॉलेबल बॉन्ड तो बिल्कुल अलग था. कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या था कि सर इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंड, द इशूअर और द कंपनी विल कॉल द बॉन्ड so that they can retire the old bond and they will reissue or issue the new bond at the lower rate of interest. सर अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जो कंपनी है वो पुराने वाले बॉन्ड्स को रिटायर कर देगी और नया वाला बॉन्ड इशू करेगी एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, सो दैट कंपनी का जो खर्चा है वो क्या हो, कम हो जाए. यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ बात हुआ, मतलब आपने जो क्वेश्चन में पढ़ा है, no, the company is deciding to set aside a certain amount of money to retire the bond principal each year. This will be sinking fund provision. Option number A is absolutely correct. Next, question number 2. A 5-year semi-annual bond, 5-year semi-annual bond has an annual percentage rate APR of 8%. ठीक है. Converted to a quarterly periodicity,
the APR is closest to. तो सर 5 ईयर का बॉन्ड है, सेमी एनुअल बॉन्ड का एनुअल परसेंटेज रेट 8% है. 8% is the semi annual bond का रेट. दिस इज स्टेटेड एनुअल रेट, दिस इज नॉट EAY. तो अगर उसको अपने क्वार्टरली पीरियोडिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो स्टेटेड एनुअल रेट आपका क्वार्टरली के हिसाब से क्या होगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. ऑल्दो वी कैन डू डायरेक्टली ऑन दी कैलकुलेटर, अपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे पर्पज रहेगा कि थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाए ताकि बच्चे का जो रिविजन है वो अच्छे से हो पाए. 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इज इट फाइन. फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ था. और इसको क्या चीज में अपने को कन्वर्ट करना है, क्वार्टरली में. 8% को अपने को क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है. सर कैसे करें. सबसे पहला 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली. एक काम करते हैं सर, फर्स्ट स्टेप EAY निकाल ले, इफेक्टिव एनुअल यील्ड की पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली को आप डायरेक्टली क्वार्टरली में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. सर एक काम करते हैं, EAY कैलकुलेट. EAY कैसे निकलेगा, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइड बाई 2 क्यों, सेमी एनुअल टू दी पावर 2. क्यों सर, क्योंकि अंदर का पोर्शन तो 6 मंथ्स का है, तो फुल ईयर का कितना, 12/6 और 2. पावर में आई शुड हैव रिटन 12/6 और 2, एक ही बात है. ठीक है. -1 इंटू 100, -1 इंटू 100 का लॉजिक तो पता ही आपको, बिकॉज वी हैव टेकन $1 एज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो -1 मैंने हटा दिया ताकि अपने को सिर्फ इंटरेस्ट का पता लगे. इंटू 100 क्या, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए. प्लीज कैलकुलेट करिए. ये भाई 1.04 होल स्क्वायर -1 टू 100, 8.16%. अब EAY में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट क्वार्टरली का स्टेटेड एनुअल रेट. सेकेंड स्टेप, सिंस EAY कैनॉट बी डिवाइडेड, EAY को अपने कोई चीज से डिवाइड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एडजस्ट द पावर में अपने एडजस्ट कर सकते हैं. 1 प्लस 8.16%, 0.0816. ठीक है, इसको मेरे को किस में करना, क्वार्टरली में करना है ना. सिंस दिस इज फॉर 12 मंथ्स, टू द पावर 12, टू द पावर क्या लिखो, 3. क्वार्टर में कितना, 3 मंथ्स, तो 1/4. दैट फाइन. -1 इंटू 100 रेट. ये जो रेट आएगा, जो रेट निकल के आएगा, वो क्वार्टर का आएगा या फुल ईयर का आएगा, सोच के बताना. और सोचना आपको यहाँ से है, शुड थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. 8.16 इज फॉर 12 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए कितना. ऑब्वियसली सर ये जो रेट आया ये तो 3 मंथ्स के लिए आया. अपने को क्या निकालने बोला, एनुअल APR बोला ना. हाँ, APR कैलकुलेट करने बोला है. परफेक्ट. तो अपने को APR कैलकुलेट करना, सिंस दिस इज फॉर 3 मंथ्स, तो सर 4 क्वार्टर्स के लिए कितना, इंटू 4. चीज समझ में आ रहा है, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा. इट्स वेरी इजी. 8.16% प्लस 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 -1 इंटू 100 इंटू 4, 7.92%. 7% इज द आंसर. सर ये क्या है, ये है स्टेटेड एनुअल रेट, मतलब 7.92% पर एनम कंपाउंडेड. क्या लिखूं, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, कंपाउंडेड. ये समझ में आ रहा है. चलिए सर देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 7.92. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. दी की रेट ड्यूरेशन. की रेट ड्यूरेशन याद है, एक होता था मैक्युलस ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इफेक्टिव ड्यूरेशन, KRD. की रेट ड्यूरेशन, शेपिंग रिस्क, यील्ड कर्व के चेंज होने का रिस्क. दी की रेट ड्यूरेशन बेस्ट measures a bond's sensitivity to a change in the level of the YTM. तो सर YTM के चेंज होने से बॉन्ड का प्राइस में चेंज होगा, इसको अपने क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अगर कोई को याद है, एक होता है मैक्युलस ड्यूरेशन, वेटेड एवरेज टाइम, दैट इज मैक्युलस ड्यूरेशन. मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ड्यू टू 1% change in the YTM, tell me how much there will be a change in the bond price ignoring convexity. Obviously the change will be in the opposite direction. वो तो लेवल ऑफ दी YTM हो गया. यहाँ पूछा क्या, KRD पूछा आपसे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन नहीं पूछा. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. नेक्स्ट, द की रेट ड्यूरेशन बेस्ट मेजर्स फॉर बॉन्ड सेंसिटिविटी टू अ चेंज इन दी
स्लोप ऑफ द yield टू वर्स्ट कर्व, yield टू वर्स्ट कर्व याद है सर? वाईटीएम, काफी सारा वाईटीएम लेंगे और उसके अंदर में जो भी लोएस्ट वाईटीएम होगा उसको अपने क्या बोलते हैं? yield टू वर्स्ट कर्व। अगर कॉलेबल बॉन्ड में अपने ये डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर, yield टू वर्स्ट, yield टू पार, yield टू फर्स्ट, yield टू सेकंड, yield टू वर्स्ट। maybe this is not KRD. Next, the key rate duration best measures a bond sensitivity to a change in the shape of the benchmark yield. Yes, due to change in the shape of the benchmark yield curve, steep, flat. सर अगर benchmark yield curve change होता है उसके वजह से बॉन्ड का प्राइस में जो चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं अपने? KRD. So known as shaping risk. Question number C is correct. Next, question number 4. A bond priced at 99.4, the price चल रहा है 99.4 and has a modified duration of 6.9 and an annual convexity statistic of 212 negative. बोल रहा है कि बॉन्ड का प्राइस P0 चल रहा है 99.4, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6.9 है और कन्वेक्सिटी है नेगेटिव 212. इफ द मार्केट यील्ड इंक्रीजेस बाय 75 बेसिस पॉइंट, तो अगर यील्ड बढ़ता है 75 बेसिस पॉइंट से, 75 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ इन परसेंटेज टर्म? 0.75%. द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज क्लोजेस्ट टू, प्राइस निकालना अपने को. लेट्स कैलकुलेट द प्राइस. पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें. दिस विल बी माइनस modified duration your minus modified duration to change in YTM plus half into convexity to change in YTM का होल. अपने पास सारा डेटा है यहाँ पे. माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 6.9, चेंज इन YTM क्या था? 75%, 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75%, और यहाँ पे YTM को अपने डेसिमल में लेंगे तो 0.75% का डेसिमल विल बी 0.0075 प्लस हाफ इंटू कॉन्वेक्सिटी कितना था? 212 नेगेटिव टू चेंज इन YTM का होल स्क्वायर 0075 का होल स्क्वायर. प्लीज कैलकुलेट करिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 6.9 into 0.0075 minus STO1 212 divided by 2 2.075 2 point plus RCL1 200. यार आपका नेगेटिव 5.77%. ठीक है, 200 कर लिया, टू जस्ट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. नेगेटिव 5.77. ओरिजिनल प्राइस कितना था? 99.4. 99.4 था एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी YTM प्राइस व्हाट फॉल्स. यहाँ पे दिख भी रहा है प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. 99.4 इंटू 5.77, 99.4 इंटू 5.77, तो से आपको माइनस करना है. 99.4 to 5.7%, 5.735 से माइनस करना है ये प्राइस. ठीक है, इसको एडजस्ट करके फाइनल प्राइस बताओ कितना आ रहा है? 99.4, 93.66. दिस इज द फाइनल प्राइस. चलो ऑप्शन चेक करते हैं. 3.66, 94.9, 94.3, 93.7. ऑप्शन नंबर सी इज क्लोजेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इफ द इंटरेस्ट रेट राइज ओवर द होल्डिंग पीरियड, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है होल्डिंग पीरियड, द टोटल रिटर्न ऑफ अ कूपन बॉन्ड हेल्ड until maturity is most likely to be.
the total return, अच्छा total return बोल रहा है कि कूपन इनकम प्लस प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से what will be your total return of a coupon bond held until maturity. Very important. बॉन्ड को आप मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे. 10 years का बॉन्ड है. योर होल्डिंग पीरियड इज नॉट 3 years 4 years. योर होल्डिंग पीरियड इज एंटायर 10 years. तो ऑब्वियसली सर वहां पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क मैटर्स. री इन्वेस्टमेंट रिस्क कि सर किस रेट पे आप जो कूपन आ रहा है आपको नेक्स्ट 10 years, यू वांट कि सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जो कूपन आ रहा है मेरे को 10 years वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप उसको इन्वेस्ट करो. वहां पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क व्हाट डोमिनेट्स, प्राइस रिस्क नहीं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क. क्योंकि अगर होल्डिंग पीरियड कम होता है देन प्राइस रिस्क डोमिनेट्स. जी समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्राइस रिस्क. यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट विल बी हायर एज कंपेयर टू दी प्राइस रिस्क. यहाँ पे प्राइस रिस्क तो है नहीं कि आप बॉन्ड क्या मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो सब कुछ आपका सारा का सारा टोटल रिटर्न इज एक्चुअली व्हाट री इन्वेस्टमेंट. इट विल बी री इन्वेस्टमेंट क्योंकि सर जो कूपन आ रहा है उसको अपने री इन्वेस्ट करेंगे और मेच्योरिटी पे वी विल गेट व्हाट फेस वैल्यू. तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया बहुत बढ़िया. The total return of a bond held until maturity is most likely to be less than the YTM at purchase. Wrong. Equal to the YTM at purchase. Greater than the YTM at purchase. Be greater than. कि yield to maturity से ज्यादा मिलेगा ना आपको. क्यों? क्योंकि सर अपने बॉन्ड को क्या मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं और वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है. सर जो भी कूपन आएगा ना उसको अपने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे. हेंस योर YTM will your total return will be higher as compared to the री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट आ जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A bond that allows the issuer to pay interest in the form of additional amounts of the existing bond issue rather than a cash payment best described as. थोड़ा कि सर जो बॉन्ड इशूअर है ना उसको इंटरेस्ट पे करना है बट वो जो इंटरेस्ट पे करेगा इट विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट रेदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग फर्दर बॉन्ड्स. कैश के जगह इशूअर क्या कर रहा है बॉन्ड इशू कर रहा है. बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्टेप अप कूपन बॉन्ड. रॉन्ग. स्टेप अप कूपन बॉन्ड तो अभी अपने डिस्कस किए 10%, 11%, 12%. Coupon rate will change. Payment in kind coupon bond. Yes, payment in kind coupon bond. सर यहाँ पे पेमेंट तो कर रहा है कूपन का बट इन कैश या इन काइंड. काइंड कैसे? बाय पेइंग दी बॉन्ड इशू कर रहा है. ठीक है. तो जो इन्वेस्टर्स है वो लोग को कैश नहीं बल्कि क्या मिलने वाला है बॉन्ड मिलने वाला. हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट डिफर्ड कूपन बॉन्ड. डिफर्ड कूपन क्या कि सर 2 years तक हो सकता है आपको कूपन नहीं मिले उसके बाद ईयर में मिलेगा. डिफर्ड कूपन बॉन्ड. बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में. ऑप्शन नंबर बी पेमेंट इन काइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वेस्टर्स इन कवर्ड बॉन्ड मोस्ट लाइकली हैव अ रिकोर्स अगेंस्ट. अगर डिफॉल्ट हो जाता है केस ऑफ कवर्ड बॉन्ड. ठीक है. जो इन्वेस्टर्स है जैसे अपने इन्वेस्टर्स अपने जो पैसा लगाए हैं कंपनी अपना रिकोर्स अपना राइट क्या रहेगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इशूअर टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली सेग्रीगेट पूल ऑफ एसेट्स. बोला सर कंपनी के पूरा कंपनी के ऊपर में राइट रहेगा या कंपनी का जो पूल ऑफ एसेट्स है कोलैटरल है उसके ऊपर राइट रहेगा या बोथ द इशूअर एंड द सेग्रीगेट पूल ऑफ एसेट्स बोथ. कवर्ड बॉन्ड के अंदर में तो यही होता है ना सर अगर इशूअर डिफॉल्ट किया तो उसका जो पूल ऑफ एसेट्स है जो कोलैटरल है उस पर भी राइट रहेगा प्लस इशूअर पे भी राइट रहेगा. चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको. अनलाइक मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी like mortgage backed securities covered bond के अंदर में the issuer has a right both on the issuer and the segregate of assets. Option number C is correct. Next question number 8. In a securitization process याद है ना ABS MBS के अंदर में तो जहाँ पे ओरिजिनेटर या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो लोन इशू किया था उसको किसको सेल करेगा SPE या SPV को. The trustee most likely holds the underlying collateral. जो ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है ना वो होल्ड करेगा अंडरलाइन कोलैटरल को. यस ओन्स दी अंडरलाइन कोलैटरल. नो ट्रस्टी तो सर सिर्फ एक पर्सन है ना जो एडमिन काइंड ऑफ वर्क संभालेगा वो थोड़ी अंडरलाइन कोलैटरल को होल्ड करेगा. कौन ओन करेगा SPE या SPV. ओरिजिनेटर या बैंक भी नहीं करने वाला बिकॉज बैंक तो सेल कर चुका है. अब वो किसका एसेट बन गया SPE या SPV का. सेल्स दी अंडरलाइन कोलैटरल. नो ट्रस्टी थोड़ी सेल करता है कोलैटरल. कौन सेल करता है ओरिजिनेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वो सेल करता है. इज दैट फाइन. हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ट्रस्टी ओनली होल्ड्स द कोलैटरल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द कूपन ऑफ अ रेसिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज RMBS
coupon is the pass through rate? Yes. Option number B, weighted average coupon rate? Wrong. Rate on the underlying pool of mortgage, it will be pass through rate. अगर कोई को याद है pass through rate, weighted average coupon rate याद है कि सर जो भी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज, ये तो अलग अलग बॉन्ड इशू कर रहा है डिफरेंट मेच्योरिटीज का, ठीक है, अलग अलग कूपन रेट भी होगा। सर जो वेटेड एवरेज कूपन रेट है, जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वेटेड एवरेज कूपन रेट इज व्हाट, सर जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू कूपन रेट। समझ में आ रहा है? वेटेड एवरेज कूपन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू कूपन रेट, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है? वेटेड एवरेज कूपन रेट। और उससे आप एडमिन फीस, सर्विसिंग फी माइनस करोगे, यू विल गेट व्हाट? पास थ्रू रेट। सब कुछ क्लास के अंदर में कराया हुआ है, सम्स इसका वेटेड एवरेज कूपन रेट का, राइट? कूपन ऑफ एन RMBS is the pass through rate, hence option number is correct. Next, question number 10, the stated annual YTM on a semi-annual bond basis is 3.66. So 3.66 is per annum compounded on a semi-annual bond. Stated annual rate SAR, effective annual yield is closest to, it's very easy, effective annual rate बोला EAY 3.66, 3.66 is per annum pounded annually. EAY is 1 प्लस, देखो आइडियली मेरे को यहाँ पे लिख के नहीं कराना चाहिए था क्योंकि आप सब कुछ कैलकुलेटर पे करोगे ये सब एग्जाम में, बट कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट डूइंग हियर, अदरवाइज आई शुड हैव डन डायरेक्टली ऑन द कैलकुलेटर। आपको सोचना चाहिए 3.66 पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो चलो डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो सर वो तो 6 मंथ्स के लिए आया, तो फुल ईयर के लिए कितना? 12/6 विच इज होल स्क्वायर माइनस 1 into 100, दैट इज द लॉजिक। 0.0366 divided by 2 plus 1 the whole square minus 1 into 100, 3.69. Is that fine? 3.69. Option number is correct. Option number A is correct. बस although option से match कर रहा, but I just want to check this one square 3.69. हाँ, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, 0.69 पर। परफेक्ट। तो ये आपका ये आज का जो क्लास था, दिस वाज योर क्लास नंबर 1 ऑफ योर रिवीजन कम क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ फिक्स्ड इनकम। अपने नेक्स्ट 2 क्लास और लेने वाले हैं फिक्स्ड इनकम को लेके, तो प्लीज जो अपने 10 क्वेश्चंस आज रिवाइज किए हैं उसको आप ऑब्वियसली एक बार घर पे खुद से करना। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है प्लीज इंश्योर करो आप तुरंत रिवाइज कर लो द फिक्स्ड इनकम। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं।